नमस्कार साथियों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट सेकंड और हमारे यूनिट चल रहा है फर्स्ट यूनिट यानी फर्स्ट चैप्टर चल रहा है हमारे सॉलिड स्टेट। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पदार्थ क्या होता है, उनकी अवस्थाएं कितनी होती है। पदार्थ की मुख्य रूप से तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव तथा गैस, और चौथी प्लाज्मा और पांचवी कोसाइंस्टीन कंडेंसर। तो हमने मुख्य रूप से ठोस के बारे में जानकारी पढ़ी थी पिछली क्लास में। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड यानी ठोसों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। यानी पिछली क्लास में हमने क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है उनके बारे में जानकारी पढ़ी थी। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट सेकंड, जिसमें हम पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक क्या होता है। तो इधर ध्यान देना, त्रिविम जालक क्या होता है। क्रिस्टल संरचनात्मक इकाई परमाणु, अणु या आयन को नियमित व्यवस्था में एक निश्चित क्रम में जुड़ने से त्रिविम में अनंत बिंदुओं की नियमित व्यवस्था को क्या कहा जाता है, क्रिस्टल कहा जाता है। यानी बहुत सारे अवयवी कण, परमाणु, अणु किसी त्रिविम में जुड़कर एक जाल का निर्माण करते हैं, जालक का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं क्रिस्टल लैक्टिक यानी क्रिस्टल जालक। यानी बहुत सारे अवयवी कण, परमाणु, अणु एक निश्चित व्यवस्था में 3D में जुड़कर एक जालक का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक। यानी इनमें अनंत परमाणु, बहुत सारे परमाणु, अणु या एक निश्चित क्रम में जुड़े रहते हैं, ये क्या है, क्रिस्टल जालक है। क्या है क्रिस्टल जालक। अब ध्यान देना क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं। तो पहली विशेषता यह है, त्रिविम जालक का प्रत्येक बिंदु अन्य बिंदु के बिल्कुल समान होता है। यानी त्रिविम जालक में जो भी अवयवी कण या परमाणु जुड़े हुए हैं वो एक दूसरे के समान होते हैं। जैसे NaCl की आपने स्ट्रक्चर ली है तो उसमें एक Na का परमाणु होगा और दूसरा किसका होगा, Cl का, ठीक उसी के बाद वापस Na का, ठीक उसी के बाद वापस Cl का। यानी ऐसे नहीं है कि Na के बाद कॉपर आ जाए, ऐसा नहीं है। यानी त्रिविम जालक में प्रत्येक बिंदु, यानी यह बिंदु इस बिंदु के समान होता है। यहाँ Na का है तो यहाँ Cl का और यहाँ वापस Na का। तो पहली ये विशेषता है कि प्रत्येक बिंदु दूसरे बिंदु के ठीक बिल्कुल समान होता है। दूसरी विशेषता क्या है, त्रिविम जालक का प्रत्येक बिंदु किसको शो करता है, परमाणु को या परमाणु के समूह को, आयंस को या आयंस के समूह को, अणु को या अणु के समूह को। यानी त्रिविम जालक का प्रत्येक बिंदु परमाणु या परमाणु के समूह को व्यक्त करता है। यह है क्रिस्टल जालक की दो मुख्य विशेषताएं। अब बात करते हैं इकाई सेल यानी एकक कोशिका या यूनिट सेल की। अगर आपको क्रिस्टल जालक समझ में आ गया होगा, अगर उसमें से एक इकाई निकाल लूं तो वह क्या कहलाएगी, एकक कोशिका। यानी ऐसा कहो तो एकक कोशिका की बार-बार पुनरावृत्ति होने से किसका निर्माण होता है, क्रिस्टल जालक का। तो इधर ध्यान देना, इसमें से मैं एकक कोशिका बाहर निकाल रहा हूं, ये वाली। ये क्या है, एकक कोशिका। इस एकक कोशिका की पुनरावृत्ति होने से ऐसी की ऐसी यहां जुड़ी हुई है, यहां जुड़ी हुई है और यहां जुड़ी हुई है। यानी एकक कोशिका की बार-बार अगर पुनरावृत्ति होगी तो किसका निर्माण हो जाएगा, क्रिस्टल जालक का। यानी क्रिस्टल जालक में से एक इकाई को निकाल ली जाए, वह क्या कहलाती है, एकक कोशिका। तो डेफिनेशन की बात करें, इकाई सेल बिंदुओं का वह त्रिविम समूह होता है, यानी 3D में होता है बिंदुओं का वह, जिस समूह को बार-बार दोहराने से, यानी जिस एक इकाई को दोहराने से पूरे जालक का निर्माण होता है, वह कहलाता है क्रिस्टल जालक। बार-बार दोहराने से संपूर्ण जालक का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, यूनिट सेल। तो क्रिस्टल जालक क्या होता है और यूनिट सेल क्या होता है। अगर क्रिस्टल जालक समझ में आ गया तो यूनिट सेल इजी है। यानी यूनिट सेल यानी एक इकाई कोशिका की बार-बार पुनरावृत्ति से एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, और क्रिस्टल जालक में से अगर एक यूनिट निकालोगे तो वह कहलाएगी एकक कोशिका। यानी एकक कोशिका बार-बार जुड़ के किसका निर्माण कर सकती है,
क्रिस्टल जालक का। तो इस प्रकार हमने क्रिस्टल जालक क्या होता पढ़ लिया, एकक कोष्ठिका पढ़ ली। अब इस एकक कोष्ठिका के हम पढ़ेंगे पैरामीटर। अक्षीय लंबाई दर्शाने के लिए, उनके अक्षों के बीच बनने वाले कोण को दर्शाने के लिए उन कितने पैरामीटर की आवश्यकता होती है या पैरामीटर क्या होते हैं। यानी पैरामीटर एकक कोष्ठिका को दर्शाने के लिए जिन का उपयोग किया जाता है उन्हें पैरामीटर कहते हैं। यानी अक्षीय लंबाई को दर्शाने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है ए बी सी, और कोण को दर्शाने के लिए हम लेंगे यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा। तो एकक कोष्ठिका को दर्शाने के लिए कुछ पैरामीटर की आवश्यकता होती है, जैसे लंबाई को दर्शाने के लिए तथा उनके कोण को दर्शाने के लिए। बात करते हैं अक्षीय कोण की। ये मेरे पास एक यूनिट सेल है, यानी इकाई कोष्ठिका या एकक कोष्ठिका। अब इनमें अक्षीय लंबाई कौन सी होगी, इसका कॉर्नर कौन सा होगा, एक ही होगा, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। इनको दर्शाने के लिए, लंबाई को दर्शाने के लिए मैंने a मान लिया, इसकी लंबाई को b मान लिया और इसकी लंबाई को c मान लिया। अक्षीय कोण, ये कोण कैसे माने, किनारों के मध्य अल्फा बीटा और गामा। तो इधर ध्यान देना इनके लिए। अगर आपने a के लिए माना अल्फा, इसी प्रकार b के लिए माना बीटा और c के लिए आपने मान लिया गामा। c के लिए क्या मान लिया, गामा। अब हमें दो अक्षों के बीच कोण ज्ञात करने हैं। अगर मान लो यहाँ a और b के बीच का कोण निकालना हो, a शॉर्ट बता रहा हूं आपको, याद रखने का तरीका केवल a तथा b के मध्य, a तथा b के मध्य। तो ध्यान देना, जिनके बीच ले रहे हो, a तथा b के बीच ले रहे हो, उन दोनों को नहीं लेना है, जो पीछे बताया गामा। तो a तथा b के बीच क्या हो जाएगा, गामा। यानी a और b के बीच का कोण हो जाएगा गामा। अब हमें लेना है b तथा c के मध्य, यानी b तथा c के मध्य। किनके बीच लेना है, b और c के मध्य। तो यहां देखना, b के लिए बीटा और c के लिए गामा है, b और c के बीच लेना, इन दोनों को नहीं लेना, पीछे कौन सा बचा, अल्फा। तो इस प्रकार b तथा c के मध्य का कोण हो जाएगा अल्फा। इसी प्रकार हमें लेना है c तथा a के मध्य का कोण, c तथा a के मध्य, c तथा a के मध्य। अब c तथा a के बीच लेना है, ये रहा हमारे पास c और ये रहा हमारे पास a, यानी a का नहीं लेना है और c का नहीं लेना है, तो पीछे कौन सा बचा, बीटा। यानी इनके बीच का कोण क्या हो जाएगा, इनके बीच का कोण हो जाएगा बीटा। तो इस प्रकार एकक कोष्ठिका का पैरामीटर, टोटल पैरामीटर कितने हो गए, टोटल पैरामीटर होते हैं 6। 3 अक्षीय लंबाई और 3 अक्षीय कोण। तो a तथा b के बीच का निकालना है, तो क्या हो जाएगा, a तथा b के बीच का कोण हो जाएगा हमारे पास, ये पड़ा गामा, और b तथा c के बीच पड़ा अल्फा, और c तथा a के बीच पड़ा है बीटा। तो इस प्रकार एकक कोष्ठिका को दर्शाया जाता है उनके पैरामीटर द्वारा। अब हम इसके जस्ट आगे बढ़ेंगे कि ये पैरामीटर अगर चेंज हो तो संरचना कैसी बनेगी, अगर कोण चेंज हो तो संरचना कैसी बनेगी, अगर तीनों पैरामीटर बराबर हो तो संरचना कैसी बनेगी, तीनों पैरामीटर बराबर नहीं हो तो कैसी बनेगी, अगर दो बराबर हो तो कैसी बनेगी, अगर कोई तीनों कोण 90 के इक्वल हो तो कैसी बनेगी, तीनों कोण 90 के इक्वल नहीं हो तो कैसी बनेगी। अब हम एकक कोष्ठिका की संरचना पढ़ेंगे, किसके आधार पर, अक्षीय कोण और अक्षीय दूरियों के आधार पर किन की दूरियां बराबर होगी तो क्या बनेगी, संरचना कैसी बनेगी। तो यहाँ पे एकक कोष्ठिका पैरामीटर को यही विराम देते हैं और अगली, तो हमने एकक कोष्ठिका के पैरामीटर पढ़ लिए, उसी पैरामीटर के आधार पर उनके 7 समुदाय पढ़ रहे हैं, यानी ए बी सी, यानी अक्षीय दूरियां चेंज होने पर कैसी संरचना बनेगी और अक्षीय कोण चेंज होने पर कैसी संरचना बनेगी, और वो किस प्रकार की होगी वो हम आगे पढ़ेंगे, एसएससी होगी या बीसीसी होगी, ब्रेवो जालक में हम उन्हें पढ़ेंगे। तो क्रिस्टल जालक के समुदाय में पहली हम पढ़ रहे हैं गणीय, क्यूबिक। उनमें अक्षीय दूरी क्या होती है, A = B = C, यानी अक्षीय दूरियां बराबर होती है, यानी A = B = C, यानी तीनों बराबर होती है। और अक्षीय कोण देखा जाए उसमें अल्फा = बीटा, बीटा = 90
डिग्री, यानी अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर होते हैं और तीनों कितने डिग्री के बराबर होते हैं 90 डिग्री के बराबर होते हैं। और जिनका एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड भी आप ले सकते हो। तो एकमात्र ऐसी संरचना या ऐसा समुदाय है जिसमें अक्षीय कोण और अक्षीय दूरी तथा अक्षीय कोण बराबर होते हैं। कहने का मतलब यह है कि इनमें अक्षीय दूरियां बराबर होती हैं और इनमें अक्षीय कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, यानी सबसे सीमित संरचना बनेगी, इसकी सममिति बहुत ही सबसे सरल बनेगी। और उदाहरण आपको है NaCl का। अब दूसरा पढ़ रहे हैं चतुष्फलकीय, जिसमें A इक्वल B, B नॉट इक्वल C, अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल होगा, तीनों के तीनों 90 डिग्री के इक्वल होंगे, यानी अक्षीय कोण होंगे जो 90 डिग्री के होंगे। और अक्षीय लंबाई अल्फा और बीटा बराबर बीटा नॉट इक्वल C। और इनके उदाहरण है यूरिया, टिन ऑक्साइड SnO2। फिर हम बढ़े तीसरा विषम लंबाक्स, तीसरा समुदाय, जिसमें A नॉट इक्वल B, B नॉट इक्वल C, यानी आपस में A B C बराबर नहीं होते हैं और उनके बीच बनने वाले कोण अल्फा बीटा गामा कितने डिग्री के इक्वल होता है 90 डिग्री के, यानी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के बराबर होते हैं। और इनका उदाहरण है पोटेशियम नाइट्रेट। चौथा लेते हैं त्रिसमन्ताक्ष, जिसमें अक्षीय दूरियां बराबर होती है A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, और जिनमें अक्षीय कोण अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल 90 डिग्री। ये थोड़ा अलग दिख रहा है कि अल्फा बीटा गामा नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे तो बराबर होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ दो होते हैं, तीसरा भी होता है। इसमें एकमात्र ऐसा है जिसमें अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं, यानी ये थोड़ा स्पेशल है। इसका उदाहरण हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। चौथा पढ़ रहे हैं षटकोणीय, जिसमें A is equal to B but not equal C, यानी C के बराबर नहीं होगा। AB equal but not equal C, यानी अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा तो 90 डिग्री के इक्वल है और गामा 120 डिग्री के इक्वल होगा। और इसका उदाहरण है जिंक ऑक्साइड। अगला पढ़ रहे हैं छठा एकंताक्ष, जिसमें A B C तीनों आपस में बराबर नहीं होते हैं, यानी A नॉट इक्वल B, B नॉट इक्वल C, यानी अक्षीय दूरियां बराबर नहीं होती हैं। नॉट इक्वल का मतलब ये चेंज है और ये वैल्यू चेंज है और ये वैल्यू भी चेंज है, आपस में दूरियां बराबर नहीं है। बात करते हैं अक्षीय कोण की। अल्फा और गामा 90 डिग्री के इक्वल होगा, लेकिन बीटा नॉट इक्वल 90 डिग्री, यानी ये भी एक स्पेशल फॉर्म है जिसमें अल्फा और गामा तो 90 डिग्री के इक्वल है बट बीटा नॉट इक्वल 90 डिग्री, यानी बीटा है जो 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। फिर इसका उदाहरण सोडियम सल्फेट। और ये थोड़ा ध्यान देना, यहाँ क्रिस्टल जल 11th क्लास में पढ़ा है, क्रिस्टल जल के अणु कितने हैं 10, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अब यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो जाता है, जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O, जिसे आप बोलते हो धोने का सोडा। और ये हो गया धोने का, और एक होता सोडियम बाइकार्बोनेट, ये होता है खाने का सोडा। तो एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है धोने के सोडे में क्रिस्टल जल के अणु कितने हैं, तो जो पीछे जल के साथ जितनी संख्या में आते हैं वो जल के अणु होते हैं, यानी यहाँ H2O है, ये जल का कितना अणु है, एक अणु है। अगर आपको पास ऐसा लिखा हो मिले 3H2O, तो जल के कितने अणु है, 3 अणु है। कितने अणु है, 3 अणु है। तो बात करते हैं त्रिताक्ष की, जिसमें A नॉट इक्वल B नॉट इक्वल C, और अक्षीय कोण भी इसमें एक दूसरे के बराबर ना होते हुए और 90 डिग्री के इक्वल भी नहीं होते हैं, यानी अल्फा नॉट इक्वल बीटा एंड बीटा नॉट इक्वल गामा एंड फाइनली गामा नॉट इक्वल 90। इट्स मीन अल्फा बीटा गामा टोटली नॉट इक्वल 90, यानी तीनों 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं। सो दिस वन इज स्पेशल एंड आल्सो दिस वन इज स्पेशल। व्हाई? दिस मींस अक्षीय दूरी अल्फा A B C या इक्वल है या तीनों इक्वल नहीं है,
या तीनों कोण इक्वल 90 के हैं या तीनों कोण इक्वल 90 के नहीं है, यानी यहाँ ये और ये स्पेशल हुआ, यानी ये और ये आपको याद करना है। वैसे आपको ये पूरी सारणी याद करनी है, लेकिन एक नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इस सारणी से पूछ लिया जाता है कि इनमें से कोई भी पूछ ले, जिससे आपको पूछ ले सबसे असममित संरचना किसकी बनेगी, किसकी बनेगी? सममित तो इसकी बनेगी क्योंकि इसमें अक्षीय दूरी बराबर है, अक्षीय कोण बराबर है, लेकिन इसमें ना तो अक्षीय दूरी बराबर है ना ही अक्षीय कोण बराबर है। तो ये आपको नोट बना के याद करना पड़ेगा, ये सबसे असममित संरचना बनती है और एकमात्र है जिसमें इसमें बनती है सममिति संरचना, एकदम सरल संरचना और इसमें असममिति, क्योंकि इनमें अक्षीय दूरियां बराबर होती है जबकि इसमें नहीं होती है, और इसमें अक्षीय कोण होते हैं, इसमें अक्षीय कोण 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते हैं। यानी सारणी में से एक ही क्वेश्चन पुटअप होता है, एक नंबर का क्वेश्चन, कि जैसे पूछ लिया जाए चतुष्फलकीय में अक्षीय दूरी तथा अक्षीय कोण क्या क्या होते हैं, यानी कितने डिग्री के बराबर होता है अक्षीय कोण और अक्षीय दूरियां कितनी होती है। और यहाँ से 12th के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है, जैसे पूछ लिया जाए षटकोणीय में अक्षीय दूरी के लिए कौन सा समन सत्य है और कोण के लिए कौन सा समन सत्य है। गणनी के लिए कौन 4 दे देगा आपको, 1 नीचे वाले 3 और एक देके पूछ सकता है। गणनी के लिए अक्षीय कोण के लिए कौन सा कथन सत्य है, यानी 4 ऑप्शन देकर। तो इस प्रकार हमने 7 जालक पढ़ लिए। अब इन जालकों में किस प्रकार की एकक कोष्ठिका पाई जाती है, यानी बीसीसी, वो हम आगे पढ़ेंगे ब्रेवो जालक में, यानी गणनीय में किस प्रकार की पाई जाती है, चतुष्फलकीय में किस प्रकार की पाई जाती है। अभी हमने यहाँ पर अक्षीय दूरी की बात कर ली, अक्षीय कोण की, और मोस्टली इनके एग्जाम्पल की बात कर ली। आगे बात करेंगे ब्रेवो जालक में। ब्रेवो जालक होते हैं 14, किसमें कितनी एकक कोष्ठिका पाई जाती है, गणनीय में कितनी पाई जाती है, चतुष्फलकीय में कितनी पाई जाती है। तो अब हम पढ़ेंगे अविवीकरणों की व्यवस्था के आधार पर एकक कोष्ठिका के प्रकार। तो अविवीकरण एकक कोष्ठिका में किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, उसी आधार पर एकक कोष्ठिका के प्रकार पढ़ रहे हैं। पहला है आद्य, जिसे आप सरल बोल सकते हो, सरल एकक कोष्ठिका, जिसे एससीसी, ये जस्ट अभी आगे पढ़ेंगे ब्रेवो जालक में किसमें कितनी पाई जाती है, एससीसी, बीसीसी, सिंपल क्यूबिक सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, आद्य या सरल एकक कोष्ठिका। फिर है केंद्रीय एकक कोष्ठिका। केंद्रीय एकक कोष्ठिका के 3 भाग हैं, नॉर्मली काई केंद्रीय एकक कोष्ठिका यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका यानी एफसीसी, फेस सेंटर यूनिट सेल या फेस सेंटर क्रिस्टल यूनिट सेल, अंतीय एकक कोष्ठिका यानी एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो एक एक का वापस पढ़ेंगे, इनका आद्य एकक कोष्ठिका क्या होती है, काय एकक कोष्ठिका क्या होती है, फलक एकक कोष्ठिका क्या होती है और अंत्य क्या होती है। नॉर्मल आद्य एकक कोष्ठिका ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें अविवीकरण केवल और केवल, सिंपल मतलब केवल और केवल कोनों पर हो। और बात करेंगे केंद्रीय एकक कोष्ठिका की, यानी अविवीकरण कोनों के अतिरिक्त किसी भी अन्य जगह पे हो सकते हैं। जैसे फर्स्टली हम पढ़ेंगे काय केंद्रीय एकक कोष्ठिका, जिसमें अविवीकरण बॉडी के केंद्र में होगा, यानी कोनों के अतिरिक्त एक कण केंद्र में भी होगा। फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका, जिसमें अविवीकरण कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र में होगा या फलक के बीचों बीच होगा। तीसरी बात करते हैं अंतीय एकक कोष्ठिका, यानी अविवीकरण कोनों के अतिरिक्त विपरीत फलकों पे होंगे, यानी एक दूसरे के आमने सामने की फलकों में होंगे। अभी हम इनको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। तो बात करते हैं एकक कोष्ठिकाओं के प्रकार की, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे सरल यानी एससीसी, सिंपल क्यूबिक सेल या सिंपल यूनिट, सिंपल क्यूबिक सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट बोल सकते हो। आद्य एकक कोष्ठिका या सरल एकक कोष्ठिका या मूल एकक कोष्ठिका भी बोल सकते हैं। तो क्या होती है मूल एकक कोष्ठिका, यानी एक ऐसी एकक कोष्ठिका, ये मैंने क्रिस्टल जालक में से इकाई सेल को बाहर निकाली है, यानी ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण क्या हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो क्या होते हैं, परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं या आयंस हो सकते हैं। यानी इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में अवयवी कण मेन या तो जालक बिंदु, इसको बोलते हैं जालक बिंदु, या परमाणु, अणु, आयन कोष्ठिका के केवल कहां पर स्थित होते हैं, कोने पर स्थित होते हैं। इसे मूल एकक कोष्ठिका या सरल एकक कोष्ठिका भी
कहते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल, यानी जिसमें अवयवी कण केवल और केवल कहां होंगे बच्चों, कोनों पर होंगे। कहां होंगे, कोनों पर। तो ये क्या है, खुद यूनिट सेल। क्या है, यूनिट सेल। एक क्रिस्टल जालक में से छोटा सा भाग बाहर निकाला, वो कहलाता है यूनिट सेल। इफ यूनिट सेल यानी छोटी छोटी यूनिट सेल जुड़ जाती है तो एक जालक का निर्माण होता है। उसी में से हमने एक यूनिट सेल निकाली है। अगर अवयवी कण आपको कोनों पर लग रहे हैं तो वो किस प्रकार की हो जाएगी, आद्य एकक कोष्टिका यानी SCC, यानी अवयवी कणों की संख्या हो जाएगी यहाँ पर 8। आगे बढ़ेंगे, प्रभावी अवयवी कण क्या होते हैं, संकुलन क्षमता निकालेंगे। तो अब पढ़ रहे हैं दूसरा प्रकार, केंद्रीय एकक कोष्टिका। केंद्रीय एकक कोष्टिका। तो केंद्रीय एकक कोष्टिका में क्या होता है, इस प्रकार की एकक कोष्टिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त यानी कोनों के अलावा कहीं और भी हो सकते हैं, यानी फलक में हो सकते हैं, केंद्र में हो सकते हैं, या दो विपरीत फलकों पे हो सकते हैं। तो ध्यान देना, ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त कहीं पे हो सकते हैं, कोनों के अतिरिक्त कहीं और भी हो सकते हैं, यानी फलक में हो सकते हैं, केंद्र में हो सकते हैं, आमने सामने की फलकों में हो सकते हैं, उसी के आधार पर इन्हें 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो इस प्रकार की एकक कोष्टिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों में भी उपस्थित होते हैं। उन स्थितियों के आधार पर अगर केंद्र में होगा तो क्या बोलेंगे, फलक के केंद्र में होगा तो क्या बोलेंगे, और आमने सामने की विपरीत फलकों पे होंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे। तो पहला प्रकार पढ़ रहे हैं काय केंद्रीय एकक कोष्टिका यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसमें क्या होता है, इस प्रकार की एकक कोष्टिका में ध्यान देना, अवयवी कण कोनों पर तो होते हैं, कहां होते हैं, कोनों पर। बॉडी यानी केंद्र में, बॉडी यानी इस इकाई के केंद्र में भी होगा। अवयवी कण कोनों पर तो है और एक केंद्र कहां मिलेगा, एक अवयवी कण कहां मिलेगा, केंद्र में। यानी ऐसी एकक कोष्टिका, परिभाषा को ध्यान से सुनना, ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त या कोनों के साथ साथ केंद्र में भी एक कण उपस्थित होता है, उसे काय केंद्रीय एकक कोष्टिका, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा पढ़ रहे हैं फलक केंद्रीय एकक कोष्टिका। नाम से पता चल रहा है फलक यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, यानी अवयवी कण कोनों पे तो होंगे, कहां होंगे, कोनों पे होंगे। कोनों पे कितने हो जाएंगे, 8, यानी अवयवी कण कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र में होंगे। फलकें कितनी है, 1 2 3 4 5 और इसके सामने 6, यानी फलकों के साथ साथ केंद्र के साथ साथ फलकों के केंद्र में भी होते हैं, उसे कहते हैं FCC, यानी अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त फलक में होंगे, फलक के केंद्र में भी होंगे, उसे बोलेंगे FCC। और अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त केंद्र में भी होगा तो उसे बोलेंगे काय केंद्रित। और एक तीसरा है अंतीय, तीसरा है अंतीय। तीसरा प्रकार लिख रहा हूं मैं, अंतीय। अंतीय एकक कोष्टिका, ये क्या होता है, यानी अवयवी कण कोनों पर तो होते हैं लेकिन विपरीत फलकों यानी आमने सामने की फलकों के केंद्र में भी होते हैं। जैसे चौक का डब्बा ले लिया, उसको पकड़ोगे तो दो ओर से पकड़ा जाएगा, यानी विपरीत फलकों में भी अवयवी कण उपस्थित होंगे। यानी यहां पे अवयवी कण कहां पर मौजूद है, कोनों पर। कोनों के अलावा अगर इस डब्बे को मैं यहां से पकड़ूं तो एक यहां से पकड़ा गया और एक यहां से, यानी अवयवी कण एक यहां होगा और एक यहां। आमने सामने की या विपरीत फलके, इसके विपरीत कौन सी, ये वाली, यानी विपरीत फलकों पर भी कौन मौजूद होंगे, अवयवी कण, या उनके केंद्र में अवयवी कण मौजूद होंगे, उसे कहेंगे
अंत्य एकक कोष्टिका यानी ECC एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल या एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इस प्रकार हमने आद्य एकक कोष्टिका और केंद्रीय एकक कोष्टिका के बारे में पढ़ लिया। आद्य क्या होता है एक बार फिर फ्लैशबैक ले लेता हूं आपको, जिसमें अवयवी कण एकक कोष्टिका के केवल और केवल कहां मौजूद होंगे, कोनों पर, वो तो हो जाएगी सरल। फिर बात कर रहे हैं केंद्रीय, यानी अवयवी कण कोनों के अलावा कई अन्य जगहों पर भी होते हैं, उन्हें कहते हैं केंद्रीय। और ये कहां-कहां होते हैं, उन स्थितियों के आधार पर तीन प्रकार से। फलक एकक केंद्रीय कोष्टिका यानी अवयवी कण कोनों के अलावा प्रत्येक फलक के केंद्र में। फिर हमने पढ़ा था अंत्य एकक कोष्टिका, जिसमें अवयवी कण विपरीत फलकों में भी होते हैं कोनों के साथ साथ। और फलक पढ़ लिया केंद्रीय एकक कोष्टिका, जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा केंद्र में भी होता है। तो इस प्रकार हमने आद्य एकक कोष्टिका, सरल एकक कोष्टिका, फलक केंद्रीय एकक कोष्टिका, अंत्य एकक कोष्टिका के बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।